हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। ठीक है, आज फिर से एक सेशन और जो यूपी पुलिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? करते रहिए पढ़ाई। पहला क्वेश्चन देखो ज़रा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हर बार आया है, आएगा। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को लिखा हुआ है 4y12 इंटू 3y2। अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तो हम इसको पलट के, अभी 4/8 है ना, इसको पलट के 2y1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी उतना ही रहने दो। लेकिन 8/4 लिख दोगे। चिन्ह देखो पहले क्या था, पहले चिन्ह था भाग का, और मैंने वो पलट के गुणा कर दिया क्योंकि संख्या मैंने पलट दी है। ठीक है, फिर माइनस कितना है आपका, माइनस है आपका 12, तो वो लिखिए आप। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू है 4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस 12 प्लस 4। और सॉल्व करने पर क्या आया आपका बताओ, 12 में से ये 5 घटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, और वो भी कैसा, माइनस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलो ज़रा। 475 अंकित है, यानी अंकित मूल्य है लिखा हुआ, और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी की कितनी छूट है ये पूछा गया है, यानी डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट निकालते हैं। और अंकित मूल्य कितना है अपना, अंकित मूल्य जो है ना, एमपी मैक्सिमम रेटेड प्राइस लिख सकते हो, या एमपी शॉर्टकट में लिख लो आप, मैक्सिमम प्राइस। ठीक, वैल्यू दे रखी है 15% डिस्काउंट, तो ओनली आपको यहाँ पे 15% ही निकालना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, सिर्फ पूछा है कि 15% छूट वो कितनी होगी, किस में, रुपए में पूछा है। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए, गुणा कर दो 15 से, 15 से गुणा करते हैं, 15 गुणा 5 75, 5 7 कह रही है, 105 और 7 112। ठीक है, कितनी कह रही है, 11। 15 गुणा 4 60, 60 और 11 कितना आएगा आपका, 71। 100 से भाग लग रहा है, और जब आप 100 से भाग लगाओगे तो पॉइंट यहाँ आएगा आपका। ठीक, तो क्या बना, 71.25। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला। क्लियर है? अगले पे पहुँचो। कापी पेन लेके बैठा करो हमेशा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 4 की दर से उसको क्या करता है, खरीदता है, और उतने ही संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीदता है। 2 बार खरीदे हैं उसने। ठीक है, और अब वो पूरे लॉट को, ठीक है, ₹20 में 9 की दर से बेच देता है, तो उसको हानि या लाभ कितना हुआ है प्रतिशत में, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कितनी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की, फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसको करने के लिए देखो ज़रा, समझो पहले प्रोसेस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है, ये ना लिखें, हमें निकालना तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही है। सबसे पहले यहाँ पे देखो दर लिख लो आप, या रुपए लिखो, फिर आर्टिकल की संख्या, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, आर्टिकल या वस्तु संख्या है, ये ए मतलब वस्तु हैं, वस्तु की संख्या है। ठीक है, तो कितने रुपए में क्या रखा है, ₹10 में कितनी वस्तुएं खरीदी उसने, 4। और उतने ही अधिक संतरे और खरीदे हैं उसने, या जितने पहले थे उतने ही फिर से खरीदे हैं। तो ये सवाल में क्लियर हो रहा है कि जितने पहले खरीदे थे उतने ही खरीदे हैं। लेकिन यहाँ देखो, क्या ये बराबर बराबर है, क्या पहले उतने ही संतरे हैं, 4 से 5 हुआ है, बराबर बराबर होना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। तो ये पहले आप बराबर कर लो, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस, आप जब वस्तु की संख्या बराबर बराबर होगी तो रुपए पता चल जाएगा आपने कितनी वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी हैं। तो यहाँ पे इस वस्तु को बराबर बराबर कर लेंगे। ऊपर वाले रेशियो में आप 5 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ 5 से गुणा कर दोगे आप। ठीक, और नीचे वाले रेशियो में आप 4 से गुणा कर दोगे, तो क्या वस्तु की संख्या बराबर बराबर होगी, आप देखना ज़रा। 20 वस्तुएं उसने खरीदी, कितने रुपए की, 50 की, और 20 वस्तुएं और खरीदी हैं उसने
कितने रुपए में? 40 में। तो आप कह सकते हो 90 रुपये में, क्योंकि 50 और 40 कितना हुआ? 90 रुपये। और 90 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 20 और 20 कितनी हो जाएंगी? 40 वस्तुएं। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस रहा कि 40 आर्टिकल या 40 वस्तुएं खरीदी हैं, वो कितने रुपए में? 90 रुपये में। और अब कहा गया है लास्ट में कि 20 रुपये में 9 की दर से, ये सेलिंग प्राइस के बारे में कह रहा है कि 20 रुपये में 9 की दर से उसको बेचा गया है, सेलिंग। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल की संख्या क्या है? बराबर बराबर है नहीं, तो इसको आर्टिकल की संख्या को आप बराबर बराबर कर लीजिए। तो इस वाले में 9 से गुणा कर दोगे ऊपर वाले रेशियो में आप, और नीचे वाले रेशियो में आप कितने से गुणा कर दोगे? 40 से। ठीक है, और अब देखना क्या ये 360 आर्टिकल खरीदे हैं उसने और 360 ही बेच दिए, तो वस्तु की संख्या क्या है? 360 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस है? कितना है? 810। सेलिंग प्राइस कितना है? 800। तो अगर कॉस्ट प्राइस 810 है और सेलिंग प्राइस 800 ही है, तो लॉस हो रहा है कि नहीं? कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपये का। कितने पर? 810 पे। ठीक, तो 810 पे 10 का लॉस हो रहा है, इनटू में करोगे आप 100%, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? लॉस परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 0 से 0 काट दोगे आप। 100/81 का मतलब आप एक ही बार भाग कर पाओगे, और एक बार ही भाग जाएगा कहने का मतलब। ठीक है ना, एक बार भाग कर देंगे तो 81 से एक बार बचेगा क्या आपका? 19 बट्टे में कितना लिखोगे फिर आप? 81 से भाग कर रहे थे, 81 लिखोगे। क्या है? परसेंटेज है क्या? वो लॉस है। वो क्या है? लॉस, यानी कि हानि। तो हानि किस ऑप्शन में दी है आपकी? तो वो आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, और यदि वह इसे 1080 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे वस्तु आपने खरीदी है, ठीक है, और वो खरीदी कितने में है? मान लो 100 रुपये में आपने खरीदी है, और उसको अगर आप प्रॉफिट पे बेचना चाहोगे तो कितने में बेचेंगे वो? आप कितने में बेचोगे उसको? 10% प्रॉफिट पे, तो 110 में। लेकिन पहली बार जब बेची है तो कितना लॉस हुआ है? वो कह रखा है सवाल में कि 10% का लॉस हुआ, तो वो कितने में बेच रहा होगा? तब जब लॉस हो रहा होगा तो 90 में बेच रहा होगा। तो 90% 10% हानि पर बेचा जाता है, और फिर उसको अगर इतने रुपए अधिक कर दिया जाए तो 10% का प्रॉफिट होता है। यानी ये बीच का गैप दिया है। बीच का गैप कितना दिया है? 1080 रुपये अधिक दे रखा है। जब 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 90% में, और अगर वो 1080 रुपये बढ़ा दे तो उसको प्रॉफिट होता है एक 10% का, तो 110 हो जाएगा। तो ये बीच का गैप बताओ कितना है? 90 और 110 कितना गैप है? 20 का। तो ये 20 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये भी तो अंतर ही है उसका। तो 20 बराबर इतना है, यहाँ से तुम्हें निकालना है क्या? 100 बराबर। इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो अपन का हो जाएगा। ठीक है, और 5 से गुणा ही कर लो फिर, क्योंकि हमें तो 100 ही बराबर निकलना है। तो 5 से यहाँ गुणा कर लो और 5 से इधर भी गुणा कर लो। ठीक, तो ये वैल्यू जो है ना 100% की आ जाएगी। जो पूछा गया है उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो 5 से गुणा करने पर पूरा 40 लिखोगे, 5 गुणा 8, ठीक है, और लास्ट में आपका 5, यानी कि 5400 रुपये उसका क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है या चल रही है, तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो ट्रेन में क्या है, यहाँ पे दिया है स्पीड ट्रेन की भी दी है और प्लेटफॉर्म की भी दी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की लेंगे हम। ठीक है, ट्रेन की भी लेना है और प्लेटफॉर्म की भी लेना है। तो 120 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की कितनी है? वो 130 है। तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस होगी 250। आपकी किस में है? वो मीटर में। स्पीड क्या दिया है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसमें 5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी स्पीड। तो ये स्पीड होगी उसकी।
ठीक है, वैसे तो 15 हो जाएगा अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो। टाइम कितना दिया है, टाइम दे रखा है सवाल में लास्ट में, ये तो पूछा है उसने, ये तो पूछा ही है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 250 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और 18 से इसमें आप भागित कर दीजिए, तो ये 3 बार, 3 गुणा 5 करोगे तो ये 15। टाइम बराबर निकाल लोगे यहाँ से, तो आप 250 में 15 से भाग कर दोगे आप, ठीक है, जो कि पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करोगे आप 15 से ही 5 से भाग कर लो। तो 5 से भाग करने पर यहाँ पर 3 बार, ठीक, और 5 से ऊपर करोगे तो यह 50 बार। 50/3 का मतलब है आपका 16 सही 2/3। किस में आएगा ये, जब पूरा मीटर पर सेकंड में था स्पीड और ये डिस्टेंस में मीटर में था, तो ये किस में आएगा आपका सेकंड में। तो कितने सेकंड लग रहा है, 16 सही 2/3 सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलें आगे, चलो फिर। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ दे रखा है वो 2640 दिया है, ठीक। बेलन का आयतन पूछा गया है, देखिए ज़रा, 2D का सवाल आना ही आना है, हर बार आया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। क्या त्रिज्या भी दी है, तो नहीं दी, तो त्रिज्या तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वो कितना होता है 2πr/h होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2640 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या है ना, इनकी वैल्यू लगा दीजिए, किसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, त्रिज्या की, तो त्रिज्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक। तो पहले वैल्यू लगाओ ज़रा, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे देखो सवाल में यूज़ करने के लिए बोल रहा है 22/7 लगाना है। त्रिज्या दिया नहीं है, हमें पता करना है, ऊंचाई कितनी है 12, और बराबर में जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2640 है। इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक। तो 22 से इसमें भाग कर दो, 22 से यहाँ एक बार और 22 से इधर करोगे अगर आप, तो 22 एकन 22 बचे 22 दूनी 44, तो 120 बार, ठीक है। अब 120 को ये 120 12 से 12 कट जाएगा आपका पूरा 10 बार, और 10 को भी 2 से काट दोगे तो वो 5 बार, ठीक है, 5 बार कट जाएगा। तो त्रिज्या की जो वैल्यू आ रही है वो 7 गुणा 5 35 आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, ठीक है, 35 त्रिज्या आई, वो सेंटीमीटर में रहेगी आपकी। अब उसने क्या पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन πr² लगा दोगे आप, पाई की वैल्यू लगाओ 22/7, आर की वैल्यू 35 है तो 35 का स्क्वायर, और इनटू में एच की वैल्यू कितनी दी थी सवाल में 12 दी थी, और इसको सॉल्व कर लोगे। 7 से काट दीजिए 35 को 5 बार, 22 पंजे 110 हो जाएगा, और 110 गुणा 35 करोगे तो 385, यानी कि 85 385 और गुणा 12 कर लोगे, ठीक है। देखो इस तरह से कर लो, 22 गुणा 5 करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक, और 110 गुणा 35 करोगे अगर आप तो हो जाएगा आपका 385 और एक जीरो, 385 यानी 3850 गुणा 12 और करना है, तो 12 से गुणा कर दोगे, 12 पंच 60, ठीक, 6 कह रही है, और 12 8 96, और 6 102, 10 कह रही है, 12 या 36 और 10 46, तो 46,200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे पहुंचिए। थोड़ी देर पहले कराए थे, ऐसा लग रहा है ये सवाल हो चुका है, ये रिपीट हो गया। घनमूल का सवाल है, क्यू रूट कैसे लेते हैं आपको पता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं क्या है। कॉन्सेप्ट में 2 इंटरचेंज करेगा किस में 8 में, और 8 इंटरचेंज कर दोगे आप 2 में आपस में, और क्या है, और 3 का और 7 का भी ऐसे ही है। 3 कहीं लिखा होगा लास्ट में तो उसको 7 लिखोगे, और 7 कहीं लिखा होगा तो उसको 3 लिखोगे, लेकिन कब, पीछे
ट्रिपलेट बनाओगे, 3 का समूह। जैसे कि यहाँ अगर 8 है तो इन तीनों के स्थान पे हटा के 8 इकाई का अंक है तो क्या लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे आप। ऐसे ही अगर लास्ट में 2 लिखा होगा तो क्या लिख दोगे आप? 8 लिख दोगे। 7 लिखा होगा तो 3 लिख दोगे, और 3 लिखा होगा तो 7 लिख दोगे। और जो शेष डिजिट बचे हुए हैं ना, वो सेम टू सेम रहेगा। जैसे 1 का 1 रहेगा, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, जितने डिजिट बचे हैं वो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ज़रा घनमूल ले रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट में, और 8 आएगा तो लास्ट का क्या आएगा बताओ? यहाँ देख के बताओ क्या आएगा? 2। तो 2 ही इकाई अंक किस में है? जिसमें इकाई अंक 2 है वो आंसर हो गया। पूरा करोगे आप तो यहाँ सबसे पहले लिख लोगे कितना आएगा आपका। ठीक है, 8 है तो इंटरचेंज करके लिखा होगा आपने कितना? 2 लिखा होगा। अब जो बची हुई डिजिट है वो है 32। 32 किस किस के बीच में आ रहा है? जैसे 32 का अगर हम घनमूल लेने बैठे तो वो 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा। 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, तो इसके बीच में आएगा। तो हमेशा कम वाली संख्या लेंगे तो 3 लिया जाएगा। 3 और 4 के बीच में ही तो आ रहा है, घनमूल लेंगे अगर तो ये 3 4 के बीच में आएगा, तो कम वाली संख्या लेंगे यानी कि 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 32। क्लियर है? अगले सवाल पे पहुँचो आप फिर। एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा और 1/6 समय के लिए निवेश करता है, और y जो दूसरा व्यक्ति है वो 1/3 पूंजी का 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ है वो 23,000 है, तो y का हिस्सा क्या है? सबसे पहले पूंजी आप जो ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू लिखी है यहाँ पे 6 और 3, तो पूंजी इसका एलसीएम ले लो आप। तो पूंजी टोटल जो पूंजी मानोगे वो कितनी मान सकते हो आप? तो वो 6 मान सकते हो। पूंजी कितनी है, कुल पूंजी कितनी है आपकी, तो वो आप मान सकते हो यहाँ पे कितनी? 6 एलसीएम लेने के बाद। टाइम कितना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है वर्ष के अंत में, यानी कि समय जो है वो कितना है? 1 साल है। समय कितना है? 1 साल, 1 वर्ष। ठीक, 3 लोग हैं x y z, तो सबसे पहले x फिर y और फिर z। x पूंजी का टोटल जो पूंजी है उसका 1/6 हिस्सा। तो अगर आप 6 का 1/6 करोगे तो पूंजी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। तो इसने 1 पूंजी लगाई है। y ने 1/3, पूंजी कितनी है? 6। 6 का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। टोटल पूंजी कितनी थी? 6। उसमें से 2 और 1 3 हो गया, तो 3 तो बचा होगा जो जड़ ने लगाया होगा। अब समय के बारे में कह रहा, पहले के लिए बोला x के लिए कि 1/6 समय लगाता है। तो जो 12 का अगर पूरे 12 महीना मतलब 1 साल ही तो है, तो 12 महीने का अगर हम 1/6 करेंगे तो कितने महीने आएगा? समय आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे समय कितना आ रहा है आपका? तो यहाँ पर भी क्या 1/3 कर दो उसका पूरे साल भर का, तो 4 आएगा। और लास्ट में पूरे समय की कह रहा है, देखो पूरे समय जेड ने जो लगाया है ना वो कितना पूरे समय के लिए निवेश किया है, तो पूरा समय तो वर्ष भर है, पूरा वर्ष यानी कि 12 महीने। इसका रेशियो सॉल्व कर लोगे आप। ये क्या है? ये है आपकी पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, और पूंजी गुणा समय क्या होता है? वो लाभ होता है। ठीक, पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ। तो ये जो अभी फ़िलहाल मैं इसको सॉल्व करके लिखोगे ये रेशियो बन जाएगा फिर आपका 2 से अगर पूरे में भाग कर दोगे आप। ठीक है, तो जो बचेगी वैल्यू वो रेशियो हो जाएगा किसका? लाभ का। और वो कितना कितना हो रहा है आपका? 1:4:18। ठीक है, तो टोटल वैल्यू लाभ की कितनी बनी इसको ऐड कर देंगे आप, और ऐड करने पर 18 4 22 और 1 23 हो रहा है कि नहीं? तो टोटल लाभ कितना हुआ है? 23, जबकि सवाल में देखो ज़रा कितना दिया है? 23,000। तो 23,000 जो वैल्यू है वो 23 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 1000। 23 से दोनों तरफ भाग कर दोगे। अब पूछ कह रहा है 22 का बाई का हिस्सा, और बाई का हिस्सा क्या है? 4। तो 4 बराबर निकाल दोगे। 4 बराबर कितना जाएगा? 4000, यानी कि 4000। ठीक, बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का योगफल पूछा है। तो आप बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालना आता है आपको कि नहीं आता है? बताओ
कैसे निकालोगे, बड़ी भिन्न क्या है? तो सबसे पहले देखो, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा। क्या एक बार भी जा रहा है? नहीं जा रहा। यहाँ पे जा रहा है? नहीं जा रहा। यहाँ पे भी नहीं जा रहा। लेकिन पहले वाले में जा रहा था, एक बार जा रहा था। सबसे बड़ी भिन्न तो यही है। जो बड़ी भिन्न है वो क्या बनी आपकी? 6/5। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न आपकी इतनी है। और छोटी भिन्न वो और निकाल लीजिए आप। छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का योगफल पूछा है। छोटी भिन्न कैसे निकालोगे आप? देखो ज़रा, यूँ क्रॉस गुणा कर दो आप। 15 गुणा 4 करोगे तो 60, और 11 गुणा 7 करोगे तो 77। यानी ये वाली भिन्न कैसी है? 77 है, और ये 60 है। तो ये बड़ी है, इसको हटाओ, हमें छोटी लेनी थी। अब इन दोनों में कौन छोटा है? तो फिर से इस तरह से क्रॉस गुणा कर लो आप। तो 13 गुणा 4 करोगे 52 हो जाएगा, और 5 गुणा 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो ये भी बड़ी भिन्न है, इसको भी हटा दो आप। क्या बची? सिर्फ लास्ट वाली 5/13। तो ये सबसे छोटी भिन्न है जो 5/13 है, और सबसे बड़ी भिन्न पहले ही ले चुके हैं। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा वो जोड़ लीजिए। एलसीएम क्या हो रहा है? 65। या फिर यूँ क्रॉस गुणा करके आप सॉल्व कर लो, बस नीचे लिखोगे आप 65, 13 गुणा 6 कर लोगे, 5 गुणा 5 कर लोगे, यहाँ गुणा करेंगे 78 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और ऐड करने पर आपका कितना बनना है? जोड़ दो उसको। तो ये 103 वैल्यू बन रही है, और नीचे कितना आ रहा है आपका? 65। किस ऑप्शन में लिखा है ऐसा? बी ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। एलिगेशन का सवाल या मिश्रण का सवाल है, वही की बात है। यहाँ पे क्या रखा है? दूध और पानी का जो टोटल वैल्यू है वो कितना दिया है? 2025 लीटर है दूध पानी का मिश्रण। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 12:13। और फिर 12 और 15 हो गया है अनुपात। ठीक है, दूध पानी का। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना, ये जो रेशियो बन रहा है ना, ये प्राप्त करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया गया ये पूछा गया है। सबसे पहले टोटल मात्रा कितनी है आपकी? 2025। और रेशियो पहले लिख लोगे आप, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो 12 और 13 दिया है। ठीक, फिर क्या रखा है? 12 और 15 अनुपात में दूध पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? तो फिर रेशियो 12 और 15 प्राप्त करना है, तब पानी की मात्रा क्या मिलाई जा रही होगी ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, अगर पानी मिलाया जाएगा तो पानी का ही रेशियो बदलेगा, दूध वाला एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे दूध की वैल्यू पहले जैसी ही है, एक जैसी है कि नहीं है? ठीक, तो क्या बदल रहा है? पानी, क्योंकि पानी ही उसमें ऐड किया जा रहा है। तो कितना पानी ऐड किया जा रहा है? तो आप 15 12 बैठाइए, 2 ही तो ऐड किया जा रहा है। तो यही हमें निकालना है, 2 बराबर क्या यूनिट बनेगा ये हमें निकालना है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जबकि टोटल कितना है बताओ जरा? दूध और पानी को जोड़ दोगे तो 25 है कि नहीं है? तो बस 25 टोटल है, जबकि यहाँ पर वैल्यू टोटल कितनी दी थी? 2025 दी थी। 25 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर 25 से भाग करने पर कितना आएगा आपका? 25 से 25 अट्ठे 200, और 25 एकन 25, 81 यूनिट आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 81 आ रही है। 2 बराबर हमें पता करना है, 2 बराबर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 162। ये किस में है? लीटर में। तो आंसर किस में आएगा आपका? लीटर में आएगा। आंसर कितना है फिर आपका? 162 लीटर। ठीक, पहला ऑप्शन क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो पिछली बार आया है क्वेश्चन, ठीक। और इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ज़रा ये समझना। ये 3D का क्वेश्चन है, ठीक। 3D का एक क्वेश्चन है। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजी पेंटागोनल प्रिज्म है, प्रिज्म जानते हो, और आप इसके आधारों के समानांतर अनुप्रस्थ काट को काटने की बात कर रहा है। अनुप्रस्थ काटा गया है इसको, ये अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा जो उसको काटा जाएगा? स्लाइस की तरह। जैसे अगर आप पेंटागन कैसे बनाएं, अब आप थोड़ा ध्यान दो। पेंटागन का मतलब होगा जिसमें कितनी भुजाएं होंगी? 5 भुजाएं होंगी, ठीक है।
क्या बन पाया पेंटागन? 5 भुजाएं हैं? पूरी 5 भुजाएं हो रही हैं तो पेंटागन बना होगा, और ये प्रिज्म है, ठीक है। तो जो उसका आधार होगा, बेस होगा, वो भी पेंटागन ही होगा, ठीक है, पंचभुज का ही होगा। जो आधार होगा उसका, जिस पर ये टिका होगा, वो पेंटागन ही होगा। समझ में आ रहा नहीं है क्या ये सवाल? इसका आंसर यही रहेगा आपका, पेंटागन ही। 5 संख्याओं का औसत जो है ना 78 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 63 है, तीसरी संख्या क्या है? देखो 5 से एवरेज का सवाल है। एन ए बराबर टी, एन 5 संख्याएं हैं, एवरेज इतना दिया है। शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं इसको, ठीक है, छोड़ो, इस तरीके से कर लेंगे। देखो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है? 78 दिया है। और अंतिम 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याएं ये हैं और फिर बाद वाली 5 संख्याएं हैं ये टोटल। पहली 2 संख्याएं यहाँ दी हैं, फिर अंतिम 2 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं से ये कम रह गई हैं संख्याएं, तो यहाँ पे माइनस करना होगा आपको। कितना माइनस करना है? तो 2 संख्याओं पे यहाँ पे एवरेज में कितना कम आ रहा है आपका? 54 है ना, और एक 63 है, तो 63 में अगर आप घटाओगे तो वैल्यू क्या बन रही है आपकी वहाँ पे? 15। तो ये 15, ठीक है, जो कि आपका माइनस होना है। तो ये कम हो रहा है तो माइनस का आएगा, और 54 भी आएगा, वो भी माइनस का होगा आएगा। तो 2 गुणा 54 में कितना? 78 और 54 में अंतर कितना हो रहा है आपका? तो वो 24 हो रहा है, ठीक है, तो गुणा 24। तो वैल्यू पूरी यहाँ पे क्या बन रही है? 78 माइनस, और ये माइनस माइनस का 30 और 48, यानी कि 78 ही हो रहा है। और 78 78 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 156, ठीक है। ऐसे कई सवाल कर चुके हैं अपन लोग, और ये ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, जल्दी आंसर आता है इसका, इस तरीके से। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 5 जोड़ने पर वो 12 और 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 जोड़ने पर होती है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 5 जोड़ दें तो वो पूरा पूरा कट रहा होगा। 5 जोड़ने पे होती है, तो 5 जोड़ने पर 12 और 14 और 18 से वो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखो ज़रा, अगर हम 5 जोड़ देंगे इसमें तो ये 0 बन जाएगा, और 0 तो आपका 14 से 15 से एलसीएम वो सही है कि एलसीएम ले लो आप, एलसीएम में से 5 घटा देना, वो ज़्यादा सही है। आप वैसे तो देखो यहाँ पे 5 जोड़ के देख सकते हो आप, ऑप्शन से करोगे तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, और जो कट जाए, जैसे आप ऐसा करिए 5 जोड़ दो इसमें, ठीक है, ये 245 बनेगा, और 245 क्या ये 3 से कट रहा है? पूरा पूरा बताओ, नहीं कट रहा, तो फिर ये नहीं कटेगा। सम ऑफ डिजिट यानी कि 3 के डिविजिबिलिटी का रूल लगा दीजिए आप। क्या ये 3 से कट रहा है 5 जोड़ने पर? नहीं कट रहा है। क्या ये 5 जोड़ने पर 3 से कटेगा? तो 5 जोड़ने पर ये 230 हो जाएगा। क्या 5 से कट वो 3 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है ये, तो ये भी नहीं कट रहा है। ऐसे ही इसमें अगर आप 5 जोड़ दो 250 हो जाएगा। क्या वो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब 5 जोड़ रहे हैं तो वो 3 से नहीं कट रहा है, और 3 से नहीं कट रहा है तो 12 18 से नहीं कटेगा। क्या 5 जोड़ने पर कट रहा है ये? हाँ, ये कट रहा है, देखो 5 जोड़ लो उसमें और काट के देखो 3 से कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, उसमें से 5 घटा दो, तब हो जाएगा आपको। लेकिन ये ऑप्शन से करना सीखो, जब भी लासा मासा के सवाल आए एलसीएम एचसीएफ के, तो वो हमेशा आप किससे करो? ऑप्शन से, जल्दी होते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी, ये नया सवाल। तीनों का औसत दे रखा है 44, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और फिर तीसरी। तो पहली लाइन में लिखा है दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, तो पहली आप 1 मान लीजिए और पहली की दोगुनी है तो वो 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, तो अब दूसरी लाइन में लिखोगे यहाँ पे 1 और इसका 3 गुना है,
और फाइनली आप यहाँ से रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा करने पर वैल्यू क्या बन जाएगी, आपका रेशियो हो जाएगा ये 3, 6 और 2। अब फिर से रिपीट करके देखो, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है क्या, ये है पहली की दोगुनी है, जी हाँ। फिर अगले में क्या रखा है, तीसरी की वो 3 गुनी है, तीसरी की 2 की 3 गुनी है का, तो 3 गुनी है यहाँ पे देखो। तो ये तीनों का क्या हो गया तुम्हारा रेशियो हो गया 3, 6, 2, ये तीनों का रेशियो है। अब इनका अगर हम योगफल कर दें तो योगफल कितना हो रहा है आपका, ये 11 योगफल हो रहा है। जबकि आप एवरेज वाले फॉर्मूले से NA बराबर T, यहाँ N क्या है, संख्याओं की संख्या कितनी है वो 3, एवरेज क्या है 44, तो ये टोटल ये भी योगफल हो जाएगा। और योगफल के बराबर में योगफल करके यहाँ से वैल्यू आप निकाल लोगे, इसको काट के मतलब 11 से डिवाइड कर दो इसको 44 को, तो 4 बार 4 गुणा 3 करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 12। सबसे बड़ी संख्या पूछी है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 6, तो 6 बराबर निकालोगे तो कितनी वैल्यू बन रही है 72। बेहतरीन, ठीक है, बेहतर आंसर है, 72 आंसर होगा, ठीक, समझ में आ गया। अगले पे आ जाओ। इसको हम नहीं कराएंगे, इसको करोगे तुम लोग, ये तुम्हारे लिए है। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या रखा है 15% और 20% और 25% 3 छूट देने के बाद निवल छूट क्या है, यानी कि समतुल्य बट्टा जिसको कहते हैं, वैसे ही समतुल्य छूट, एक छूट बताओ इन तीनों के बदले। तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है। धन्यवाद, करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।